फिर से आप सबका स्वागत है करियर काउच विद शुभांकर पर। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं। क्या आपके घर में कोई पशु पला हुआ है? क्या आपको अच्छा लगता है आपके घर में कुत्ता, बिल्ली, तोता, मैना या किसी एक जानवर को रखने के? दोस्तों, अचानक पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि घर में पशु पालने का एक रिवाज सा चल पड़ा है। हर दूसरे तीसरे घर में आपको कोई ना कोई जानवर पला जरूर दिखता है। आखिर क्यों पालते हैं हम ये जानवर? घर में पलने वाला जो कुत्ता है या बिल्ली है, उससे आपका ऐसा एक जुड़ाव हो जाता है। वो आपके अपने परिवार का एक सदस्य जैसा दिखने लगता है। लेकिन इन सब की शुरुआत हुई कहां से? आखिर हम एक जानवर को अपने घर का सदस्य बनाते ही क्यों हैं? क्यों अपने बच्चों के साथ उन जानवरों पर हम इतना विश्वास कर लेते हैं? डर लगता है कहीं काट न ले। लेकिन धीमे धीमे ऐसा हो जाता है कि जितना ना हम अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं, जानवर पर भी विश्वास हो जाता है और लगता है ये हमारा अनहित नहीं कर सकता। तो दोस्तों, बात जब पशुपालन की आती है तो उसी से जुड़े हुए श्रृंखलाबद्ध तरीके से कुछ ऐसे अहम करियर भी जुड़ाव में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स, जो पशु चिकित्सक हैं, यानी जो हमारे वेटनरी डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा वेटनरी मेडिसिन के लिए उनकी भी रिसर्च यूनिट्स होती हैं, फार्मेसीज हैं, काफी कुछ है। इनफैक्ट सच बात देखा जाए तो फार्मेसी लाइन की एक बहुत बड़ी जरूरत है पशुपालन, क्योंकि हमको दिए जाने वाला हर ड्रग सबसे पहले पशुओं पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। फिर यह तय होता है कि ये इंसानों के लिए सही है कि नहीं है। और इन सब चीजों से वेटनरी की तरफ एक करियर उभर के आता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेटनरी साइंस में करियर को लेकर। तो आइए, आज हम अपने स्टूडियो में एक ऐसे डॉक्टर से बात करते हैं जो कि लखनऊ के जाने माने एक वेटनरी डॉक्टर हैं। जी, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर दिवाकर सिंह की। तो आइए चलते हैं डॉक्टर दिवाकर सिंह के पास और बात करते हैं वेटनरी साइंस में करियर को लेकर। डॉक्टर दिवाकर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर काउच विद शुभांकर पर। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि ये जो आज के दिन में एक रिवाज बन चुका है, हर दूसरे घर में कोई ना कोई पशु पला हुआ है, कुत्ता, बिल्ली, तोता, मैना। आखिर हम ये पशु पालते क्यों हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने। आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल है, दिन भर हम लोग काम में बिजी रहते हैं, वर्क स्ट्रेस रहता है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है। जो पशु है वो हमारे स्ट्रेस को कम करता है, और जो उससे हमारा लगाव है वो अनकंडीशनल लव है। उसमें पैसे रुपए का कोई महत्व नहीं है, प्रॉपर्टी का कोई महत्व नहीं है। बिना किसी लालच के वो हम उससे प्यार कर रहे हैं, अब वो हमसे प्यार कर रहा है। जब हम हमारे अपने घर में आते हैं, हम काम से लौट के आते हैं, तो हमारे स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा वो कम करता है। और ऐसा प्रूवन भी है कि अगर जिस घर में पशु हैं उसमें बीमारियां कम आएंगी। अच्छा। और डिसऑर्डर्स कम होंगे। इवन फिजिकली चैलेंज जो बच्चे हैं वो भी अगर पशु के साथ रहते हैं तो बहुत तेज़ी से वो इम्प्रूव करते हैं, और साइकोलॉजिकली बहुत बेनिफिट मिलता है अगर आप पशु पालते हैं जी। रह गई बात कि उनसे सुरक्षा का जो सवाल है, तो अगर आप उनको प्रॉपरली वैक्सीनेट कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है पशु रखने में। अब पशु रखना प्रॉस्पेरिटी का भी सिंबल है, हैप्पीनेस का सिंबल है, खुशहाली का सिंबल है। और ये बात बिल्कुल सही है, अगर आप पशु पालेंगे तो घर में खुशहाली बनी रहेगी। जो बच्चे हैं आजकल, जो हमारी जनरेशन आ रही है, उनका भी नेचर की चीज़ों से लगाव बढ़ता है, तो जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं कम होता है। वो नेचर की किसी भी चीज़ को, जैसे पौधे हैं, जानवर हैं, अगर घर में पशु है तो ऐसे उसको मारते नहीं है, पत्थर नहीं मारते, उसका नुकसान नहीं करते, लगाव बढ़ता है, लगाव बढ़ता है, नेचर से उसका लगाव बढ़ता है। और इसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट हमारे बच्चे को भी मिलता है, उसकी डिस्ट्रक्टिव जो बिहेवियर है वो कम होता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बात कही, आपने कहा कि पशु पालने से घर में बीमारियां कम होती हैं।
इसके पीछे क्या राज है? देखिए आज का जो लाइफ स्टाइल है बहुत स्ट्रेसफुल है। जी। हम बहुत सारे काम करके थके जी। हुए घर में आते हैं, स्ट्रेस में रहते जी। हैं और कोई चीज़ नहीं जो हमारे स्ट्रेस को कम करे। हमारा पशु जैसे हम एंटर करते हैं वेट कर रहा होता है, बड़ा खुश होकर मिलता है, उसको कोई नहीं, उसको मालिक मिल गया, उसका प्यार मिल गया, बहुत खुशी से मिलता है, सही बात हमारे स्ट्रेस को कम करता है, हमारे आगे पीछे होता है। अगर हम बीमार हो जाते हैं, पशु इतना समझदार है, हमारे बगल में वो चुपचाप बैठा रहता है, हाँ, बिल्कुल हाँ। परेशान नहीं करता जी, जी, है, जी। हमारी बात को सुनता है, जी। हमारे स्ट्रेस को कम करता है। इससे धीरे धीरे उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलता है, अच्छा, आपकी बीमारियां कम होती हैं। इसमें भी क्या कुछ ऐसा है कि किस पशु को पालने से ज्यादा बेनिफिट होता है? ज्यादातर कुत्ते पाले जाते हैं जनरली घर पे, लेकिन जो बिल्ली पाल रहे हैं या किसी अन्य पशु को पाल रहे हैं, या हो सकता है गाय पली हुई है या कोई बकरी पाल रहा है, सबको एक पशु को पालने के कुछ कारण भी अलग अलग होते हैं। कुछ लोग बिल्कुल। पक्षियां पालते हैं। तो क्या ये जो अलग अलग पशु का कुछ अलग अलग रोल होता है हमारे लाइफ में, उसका कुछ साइंटिफिक कुछ ऐसा कुछ है दिया हुआ? बिल्कुल कोई एक है। पशु पालने से ही हो गया? बिल्कुल है। जो डॉग है जी। वो बहुत ही एक्सप्रेसिव एनिमल है, जी। इमोशनल भी होता है, बहुत अटैच होता है और बहुत एक्सप्रेसिव एनिमल है। अपने इमोशंस को उतना इजीली वो एक्सप्रेस करता है। जी। जो हमारी कैट है वही बहुत अटैच है, जी, बट जी। उसका एक्सप्रेशन डॉग से थोड़ा कम होता कम है। होता है, कम दूसरा होता है। वो सिक्योरिटी थोड़ी आलसी रीजन से देखी भी जाती लोग, है। यस, सिक्योरिटी रीजन से भी लोग हाँ। डॉग्स को पालते हैं कि हाँ। कहीं कोई आहट हुई हाँ, तो डॉग तुरंत बार्क करने लगता है, आपको सही बात अलर्ट है। कर देता है, सही बात तो है। आप थोड़े अलर्ट हो जाते हैं कि क्या हुआ, क्या है। तो इस ये भी एक रीज़न है। दूसरा, जब अभी आपने फार्म एनिमल की बात करी कि गाय हम क्यों पालते हैं, हाँ। गाय जनरली हम इसलिए पालते हैं कि मिल्क मिल सके, जी। मिल्क बाई प्रोडक्ट मिल्क के लिए पालते हैं, या जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग आप सुन रहे हैं जो, हाँ, उसके हाँ, लिए भी लोग हाँ। उसको पालते हैं। जो बकरी है, हाँ। भेड़ है, हाँ। ये हमारे सब फार्म एनिमल्स हैं, राइट। तो हम कुछ उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए भी उसको पालते हैं। राइट। जो हमारा किसान है राइट। वो बहुत बेनिफिशियल भी है, उनका राइट। गोबर खेतों में यूज हो जाता है, राइट। मिल्क हमारे घरों में यूज होता है, हाँ। मिल्क के बाई प्रोडक्ट्स, बहुत तरह के बाई प्रोडक्ट्स हैं जी। जो डेली रूटीन में हम लोग यूज जी। करते हैं और बहुत बेनिफिशियल हैं। और अभी फिलहाल वो फार्म एनिमल्स के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से कभी कुछ सब्सिडी या कुछ ऐसे प्रावधान देती है जिसमें कि ऐसे पशुपालन में हम लोग को जो है कुछ प्रोत्साहन मिले। बिल्कुल, गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रांगली इनिशिएटिव ले रही है। जी, जी, जी। और हर ब्लॉक लेवल पे हाँ। एक हमारा जो भी आवारा पशु हैं, हाँ। उनको एक लैंड डिसाइड कर दी गई है, जी। उसके लिए वेटनरी डॉक्टर डिसाइड कर दिए गए हैं। जी, जी। सारे पशु वहाँ रखे जाते हैं, हाँ। उनका रख रखाव, खान पान सारा देखा जाता है। हाँ। कोई डिजीज है तो उसका इलाज होता है। हाँ। और दूसरा, छोटे छोटे शहरों में भी हाँ। गवर्नमेंट का फोकस है, इवन बहुत सारे वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं, जी। वेटनेरियंस हैं, गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से इस पे काम कर रही है कि पशुओं को हम बेहतर इलाज दे सकें, उनको जी। बेहतर खाना पानी दे सकें और कम से कम बीमारियां हो। इस पर काफ़ी सारा काम, बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, इवन बहुत सारे एनजीओज़ हैं जिनकी फंडिंग्स भी गवर्नमेंट करती जी। है, जी। वो उनके इलाज के लिए हैं। बहुत सारी गौशालाएं हैं जी। जिसमें भी गवर्नमेंट फंडिंग करती है जी। और उनके रख रखाव की जिम्मेदारी लेती है, और उसमें वेटनरी डॉक्टर अपॉइंटेड होता है कि अगर जी। उसको कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो हम उसको ट्रीटमेंट कर सकें, उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन दे सकें कि हम भी सेफ रहें और हमारा पशु भी सेफ बिल्कुल रहे। सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले मैं घरेलू ये जो पशु जो पालन जो घर पे जो किया जाता है, तो पहले उसी से जुड़े हुए कुछ सवाल मैं पूछूंगा। मैं जानना चाहूँगा, ज़्यादातर देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो पशुओं से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, उनके लिए वो एक खेलने की चीज़ बन जाती है इधर से, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई कई सुरक्षा के भी मामले आते हैं। बिल्कुल। जहाँ तक भाई रैबीज़ की वैक्सीनेशन और ये सब तो कंपलसरी है ही है, उसके अलावा भी कई वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। बिल्कुल। उसके अलावा आपको क्या लगता है कि घर में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए किसी भी पशु को पालने के लिए? क्या ख्याल रखना चाहिए, और किस प्रकार से हम बच्चों को और पशुओं को एक साथ जब हम रख रहे हैं तो हम अपने से जो बड़े हैं वो कॉन्फिडेंट रह सके, नहीं हमारा बच्चा पशु के साथ वो सेफ है और वो ठीक से हैंडल भी कर पाएगा। तो ये जिम्मेदारियों को कैसे करके बच्चों के साथ कम्युनिकेट किया जाए? देखिए, जब भी आप कोई पेट लेने जा रहे हैं जी। तो सबसे पहले एक बार वेटनरी डॉक्टर से मिले, जो भी आपके नज़दीकी डॉक्टर जी। हैं, जी। और उनसे थोड़ा ब्रीड, जितनी भी ब्रीड्स हैं, उनका क्या बिहेवियर है, कौन सा हमें रखना चाहिए, कितना स्पेस है हमारे पास, ठीक है, कितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, हाँ।
तो कौन सी ब्रीड हमें रखनी है ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हमारे पास स्पेस बहुत कम है, हमने वर्किंग डॉग रख लिया, हम उसे वॉक नहीं करा पाते, वो खेल कूद नहीं, तो डिप्रेशन में जाता है, उसमें फिर वो एग्रेसिव होना शुरू करता है, फिर हम अच्छा। सोचते हैं कि एग्रेसिव क्यों हो रहा है। तो ओके। सबसे पहले आप वेटनरी डॉक्टर से एक बार जरूर सलाह लें अच्छा। कि हमारे लिए कौन सी ब्रीड सूटेबल है। यानी बहुत पशु सारी पालने ब्रीड्स से पहले ही आपको कोई यस, कुत्ता पालने से पहले या बिल्ली पालने से पहले आपको एक वेटनरी डॉक्टर से मिलके वो सलाह एक ले सलाह लेनी ले चाहिए लीजिए कि बेसिकली आपके लिए सूट क्या सूट करता क्या है। करेगा, अच्छा, बच्चे किस ओके। एज ग्रुप के हैं तो हमें जी, क्या जी, लेना चाहिए, जी। बच्चे बड़े हैं तो क्या रखना है, छोटे हैं तो क्या रखना है, बहुत छोटा है तो क्या रखना है, हाँ। कैसे बच्चों को दूर रखना है, तो वेटनरी सलाह बहुत ज़रूरी है। अच्छा। दूसरा बहुत बड़ा एक जो सबसे बड़ा जी, चैलेंज है वैक्सीनेशन, जी, बहुत ज़रूरी है। जी। वैक्सीन्स ऐसी डिजीज़ की बनाई जाती है जनरली वायरल इन्फेक्शन होती हैं और बिल्कुल वो सही बात। सीरियस इन्फेक्शंस होते हैं। राइट। तो वो बहुत सारे इन्फेक्शन ऐसे हैं जो हमारे पेट एनिमल से ह्यूमन स्विंग में भी आते हैं। हाँ, तो हाँ। सिर्फ रेबीज ही नहीं है, बहुत सारी डिजीज हैं, जैसे लेप्टोस्पायरोसिस एक डिजीज है, अच्छा। ये ह्यूमन्स में भी बहुत डेंजरस है, हमारे डॉग्स में भी बहुत डेंजरस है। अच्छा। और रेबीज तो एक डेंजरस बीमारी है ही, जी, और भी बहुत जेनेटिक इंपॉर्टेंस की डिजीज हैं। जी। तो बेहतर है कि हम अपने पशु को प्रॉपरली वैक्सीनेट कराएं। अच्छा अगर- डॉक्टर साहब एक बात बताइए, ये जो पशु के जो बाल होते हैं, ज्यादातर हम लोग घर पे जो कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, हम लोग को वो बड़े बालों वाले ये चीज ज्यादा पसंद आती है इधर से। क्या पशुओं के बाल भी वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है? खाने में पड़ गया, कुछ पड़ गया इधर से? बहुत अच्छी बात करी आपने। जी, जब आप किसी भी पेट को ले रहे हैं तो जी। उसका हाइजीन और उसका ग्रूमिंग जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, लेके रख देते हैं, जी, जी, उसको जी। कभी कंघी नहीं करते, उसको नहलाते नहीं हैं, जी, फिर धीरे ब्रशिंग धीरे नहीं बाल की। उलझते जाते हैं, फिर हाँ, स्किन हाँ, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, हाँ। हेयर फॉल शुरू होता है, हेयर फॉल होगा, स्किन इन्फेक्शन होगा, जी। तो कहीं ना कहीं एक चांस है कि हम भी इन्फेक्ट होंगे। अच्छा। बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन है जो हमारे पेट एनिमल से भी हमको हो सकते हैं। अच्छा। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि उसकी हर हफ्ते 10 दिन पे उसकी हाँ। प्रॉपर ग्रूमिंग हो। और अगर कोई इन्फेक्शन आपको नज़र आता है या कोई चेंज नज़र आता है तो आप वेटनरी डॉक्टर को दिखा के उसका इलाज कराएं। अच्छा। उसका जब तक आप प्रॉपर स्किन का और हेयर का ट्रीटमेंट नहीं रखेंगे, साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे, जी, तो जी। इन्फेक्शन के चांसेज हमारे को भी होते हैं, ओके। बच्चों को भी होते हैं। बच्चों में सबसे ज़्यादा चांस होते हैं फंगल इन्फेक्शन हो जाने के। राइट। बहुत सारी और भी स्किन इन्फेक्शन है, मेंज एक है। टाइम पे बहुत डर हो गया था कि ये कुत्ते या बिल्ली के बालों से शायद डिप्थेरिया का एक डर बैठा था, तो क्या वो सही है या वो मिथ है? देखिए, कुछ इन्फेक्शंस हैं जो नियरली फैलते हैं, हाँ। बट सवाल वही आता है कि हम अपने पशु को भी हाँ। साफ सुथरा रखें। और राइट। अगर कोई इन्फेक्शन या कुछ नज़र आता है तो बहुत इनिशियल स्टेज में ही हाँ। आप वेट से कांटेक्ट करें। राइट। बहुत बार हम लोग क्या होता है, घर में कोई ट्यूब लगी है वही हाँ, लगा देते उसी को हैं, लगा दिया। ठीक है, पता चला वो यूजफुल नहीं है। जी। तो ये भी देखना है। और जी। लोग सोचते हैं कि वेट्स के पास जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ। आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका पैसा बहुत ज़्यादा लगे, खैर, लेकिन पैसे वाले मुद्दे कंसल्ट पे भी हम करना आएंगे आपके पास। बहुत ज़रूरी है। तो अब प्रोफेशन, क्योंकि आपने जब पैसे वाली बात की तो अब प्रोफेशन पर आ जाते हैं, करियर पर आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे मतलब एक बहुत कॉमन सा सवाल है। पहले एक समय था, हम लोग ये देखते थे कि अगर हम लोग को पता चलता था कोई हमारे बगल में या हमारा कोई जानने वाला अगर वेटनरी डॉक्टर है तो दिमाग में एक सोच बन जाती थी कि अच्छा एमबीबीएस में शायद सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, अच्छा बीएमएस भी नहीं कर पाया, अच्छा बीएचएमएस तक नहीं कर पाया, तब जाके वेट लिया है। यानी हम लोग ये मानने को राजी नहीं होते थे कि एक व्यक्ति अपने चॉइस से भी वेटनरी साइंस को ले सकता है। वो हम लोग को हमेशा दिखता था कि वो मजबूरी में ही जो है उसने लिया होगा, इस प्रकार की एक सोच बन रही थी। तो डॉक्टर साहब, आज के दिन में ये सोच में क्या बदलाव आ रहा है? बहुत तेज़ी से सिनेरियो चेंज हुआ है। जैसे जी। हमारा मेडिकल प्रोफेशन बहुत तेज़ी से ग्रो किया है, मेडिकल फैटर्निटी ग्रो कर रही है, वैसे वेटनरी इंडस्ट्री भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। ट्रेमेंडस ग्रोथ है सर। जी, जी, जो फार्मास्यूटिकल्स बहुत सारी आई हैं, जी। और आप वेटनरी करके पेट क्लिनिक खोल सकते हैं। जी। फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो वेटनरी जी। प्रोडक्ट्स बनाती है उनमें आप जा सकते हैं। जी। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, जी। बहुत अच्छी हैं। और इस समय वेटनरी प्रोफेशन बहुत राइट। तेज़ी से ग्रो कर रहा है। राइट। लोगों के अंदर, जो जनता है, जो आम पब्लिक है, वो जागरूकता उसके भी बढ़ी। अंदर भी एक रिस्पेक्ट आया है। हाँ, क्योंकि हाँ। अब हर तीसरे चौथे घर में एक पशु है। पशु, बिल्कुल सही बात। तो वेटनरी इंपॉर्टेंस बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जी। वेटनेरियंस का इंपॉर्टेंस बढ़ा है। और ये वजह है कि आज हमारी गवर्नमेंट, पहले एक टाइम था कि आज से 10 साल पहले सिर्फ एक वेटनरी कॉलेज था यूपी में, मथुरा हाँ, वेटनरी हाँ, कॉलेज। हाँ, हाँ। अभी ऐसा नहीं है,
बहुत सारे कॉलेजेस गवर्नमेंट खोलती जा रही है। जी, इवन जी। प्राइवेटाइजेशन की भी बात चल रही है, प्राइवेट जी। कॉलेजेस भी हैं। अभी हमारे यूपी में इसमें 5 वेटनरी कॉलेज हैं। अच्छा, एक टाइम ओके। था कि सिर्फ एक वेटनरी सिर्फ कॉलेज एक था हुआ करता और था। मथुरा आज हाँ, वेटनरी यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ है। हाँ, और लोगों का जो रुझान है हाँ। बहुत तेज़ी से वेटनरी की तरफ बढ़ा है। एक टाइम था कि वेटनरियंस बहुत पुराने टाइम में जी, जी, जी। ज़रूरी नहीं है सोचते थे कि हमारा बच्चा वेटनरियन बने, हाँ, हाँ, बट अब हाँ। चेंज हो गया है। राइट, अब राइट। मैक्सिमम आप पाएंगे कि वेटनेरियंस हैं हाँ, उनके फादर, हाँ। और बेटा या बेटी भी वेटनरी कर रहा है। सही तो बात। बहुत तेज़ी से चेंज हुआ। इवन अच्छी सोसाइटी के लोग, फैमिली के लोग, जी, जी, जी। इंटेलिजेंट बंदे जी। सब वेटनरी फैटर्निटी की तरफ मूव कर रहे जी, हैं। जी, जी। और जॉब अपॉर्चुनिटी तो इतनी ज़्यादा है कि आप बताएं। आप पिग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, गोट फार्मिंग में जा सकते हैं, कैटल फार्मिंग में जा सकते हैं, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जी, है, उसमें आप जी। एज ए आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। आप खुद का अपना पेट क्लिनिक, इवन हाँ, हाँ। छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में, पहले पता चलता हाँ, था हाँ। कि कौन पालेगा, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में भी वेटनरी इंपॉर्टेंस इतनी बड़ी है सही बात कि है। जो पेट क्लिनिक्स हैं बहुत हाँ। अच्छे से लोग रन कर रहे हैं। जी, इवन वेटनेरियंस भी डे बाई डे अपनी नॉलेज अपग्रेड कर रहा है। जी। और इंस्ट्रूमेंटेशन, नॉलेज अपग्रेडेशन, हाँ, इन्वेस्टमेंट हाँ। हम लोग भी कर रहे हैं तेज़ी से। और आप अभी जाएंगे तो पहले वेटनरी क्लिनिक में एक टेबल होती थी, डॉक्टर दिखता, अब वो हाँ। चीज़ नहीं है। अब आपको काफ़ी बड़ा अल्ट्रासाउंड, हाँ, एक्सरे, बिल्कुल सही बात है। सर्जरीज, एंडोस्कोपी, हाँ, रीनल डायलिसिस, हाँ। सिटी स्कैन, एमआरआई तक हम अब पेट्स का कर रहे हैं, वाह! आर्थोपेडिक सर्जरीज। तो ये जो हमारे ह्यूमंस में हो रहा था अब हो रहा है। इवन हमारा वेटनरी कॉलेज ही बहुत सीरियस हुआ है। राइट, पहले पेट्स को लेके इतना हम सीरियस नहीं थे, सिर्फ राइट। फार्म एनिमल को लेके सीरियस थे, बट अभी वहाँ पे भी बहुत तेज़ी से चेंजेज आए जी, हैं, स्टूडेंट के अंदर भी चेंजेज जी। आए। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। आप वेटनरी करके वेटनरी कॉलेज में एज ए प्रोफेसर लग सकते हैं, सही अपनी बात है। क्लिनिक खोल सकते हैं। सही गवर्नमेंट बात है। में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, जहाँ जी, वेटनरी ऑफिसर आप जी, गवर्नमेंट सर्विस जी, में आते हैं। जी, फार्मास्यूटिकल जितनी भी हैं जी, या हमारी जो फूड इंडस्ट्री है, जी। उससे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वेटनेरियंस के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे ही आपने फार्मेसी की बात की, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। जैसे हमारे जो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, देखा जाए तो सबसे अहम जो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI को माना जाता है। और भाग्यवश हम लोग की बहुत सौभाग्य से CDRI का सबसे मेजर जो फंक्शनिंग है वो लखनऊ में उपस्थित है। तो इन जगहों पे हमने देखा है कि पशुपालन किया जाता है, पशुओं को रखा जाता है, मैनेज किया जाता है, बंदर से लेके हर अलग किस्म के, क्योंकि शायद उसके ऊपर आप ड्रग्स का टेस्टिंग उसके ऊपर होती है। डॉक्टर साहब, इस पर्टिकुलर लाइन में जहाँ पे ड्रग रिसर्च यानी ह्यूमन टेस्टिंग के पहले जो एनिमल टेस्टिंग होती है, इसमें जो, तो इसके क्या जो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ, जो वेट डॉक्टर्स वो क्या अलग होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर जो अप्लाई किया जाता है वो तो ह्यूमन वैक्सीन होती हैं, ह्यूमन मेडिसिन होती हैं। देखिए, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल एनिमल, जी, जनरली गिनी पिग, रैबिट्स, जी, हैमस्टर, इस पे जी, ये लोग ट्रायल्स पहले जी, लेते हैं। जी, तो रैबिट्स, तो इसके लिए भी वेटनेरियन अपॉइंटेड है, उनके रख रखाव के लिए। CDRI या जितने भी हमारे एम फार्मा या फार्मेसी के कॉलेजेस हैं, हाँ, उनमें भी वो रिसर्च करते हैं बहुत सारी ड्रग्स का। इवन स्टूडेंट को सिखाने के लिए वो जी, बहुत सारे ट्रायल्स लेते हैं। जी, तो उसमें जो हमारा एक्सपेरिमेंटल एनिमल है, उसके लिए वो एक वेटनरी हायर करते हैं, उसको वो पे करते हैं, और वेटनेरियन उस एक्सपेरिमेंटल एनिमल का रख रखाव, जी। खान पान, उसका देख रेख करता है। राइट। तो क्या वो इसी मतलब उसकी क्या कोई स्पेशलाइज फील्ड हो जाती है, या जो आपके जो वेटनरी जो फार्मा में जो लोग हैं उसकी जो टेस्टिंग होती है उसकी फील्ड अलग हो जाती है, उसके रिसर्च वर्क अलग होते हैं, या वो भी वैसे ही BVSC करके जो है आगे बढ़ते हैं? इसके लेके फील्ड को कैसे करके चयन किया नहीं, जाता है? एक्सपेरिमेंटल एनिमल के लिए कोई अलग से डिग्री नहीं करनी है अच्छा, आपको। जो BVSC हमारा करने का। BVSC या MBSC हाँ, डॉक्टर हाँ, है, हाँ। वो अपॉइंट है उस एनिमल की रख रखाव और बीमारी से बचाने के लिए। ओके। बट जो एक्सपेरिमेंट इंस्टीट्यूट कर रहा है, हाँ। वो उस पर ड्रग का ट्रायल्स इंस्टीट्यूट जी, लेगा, जी। और उसके जो साइंटिस्ट हैं वो हाँ। उसको आगे प्रोसीड करते हैं कि ये कहाँ कहाँ इफेक्ट कर रहा है। राइट। बट हमारा जो वेटनरी वर्क है, जो हमारा फार्म एनिमल है या एक्सपेरिमेंटल एनिमल है, जिसपे हम ट्रायल्स ले रहे हैं, उसको ये लोग ठीक से रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, उसमें कोई डिजीज़ तो नहीं है, और अगर है तो हम उसको कैसे ट्रीट करें, उसके रख रखाव, उसकी बीमारियों को ठीक करने के लिए वेटनरी अपॉइंट किया जाता है। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है वेटनरियंस के लिए, ये भी राइट, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई कि जो बच्चे डायरेक्टली BVSC MVSC की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उसी के साथ साथ क्या कुछ ऐसी हॉबी ट्रेनिंग भी हो सकती है? हर घर में पशु तो हम लोग पाल लेते हैं, लेकिन उस पशु के बारे में हम खुद कितना जानते हैं? जब बात शिक्षा की आती है दोस्तों, तो बात सिर्फ इतनी नहीं होती कि
आज के दिन में जैसा हेल्थ केयर है, अपने स्वास्थ्य को जानने के लिए आपको डॉक्टर होने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, अप्लायंसेस हैं, तो उसकी समझ रखने के लिए आपको इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं होती। उसी तरीके से अगर आपके घर में पशु पलते हैं तो उसके बारे में भी आपको समझ चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं लगता कि आज के दिन में हमारे देश में इस एक बात की बड़ी कमी है कि हम पशु चिकित्सा के बारे में हम उतना नहीं समझते हैं, नहीं जान पाते हैं। कई घरों को ये नहीं पता कि उनके कुत्ते को डायबिटीज है। मैं कल आप ही के साथ था, जब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने सुना कि अरे कुत्ते को डायबिटीज है और उसको इंसुलिन लगना है, तो मेरी आंखें जो है वो बाहर आ गई कि अच्छा, कुत्तों में भी डायबिटीज। तो मैंने फिर सोचा ऐसे तो कितने घरों में होता होगा, जैसे इंसानों को खुद नहीं पता रहता कि भाई उनको डायबिटीज है कि नहीं है, यहाँ कुत्तों को ऐसे रोग हैं जो मनुष्य में होती है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो जी। ह्यूमन से मिलती जुलती हैं। जी। इवन उसका इलाज भी वैसे ही हो रहा है जैसे ह्यूमंस का हो रहा है। जी। जो अभी आपने बात करी कि अवेयरनेस की बहुत कमी है, बिल्कुल जी। कमी है, बट डे बाई चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। जैसे जैसे वेटनरी प्रोफेशन, वेटनरी फील्ड आगे आएगी, जी। गवर्नमेंट भी बहुत फोकस्ड है इस चीज़ को लेके। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस में नो योर एनिमल करके कोई प्रोग्राम करते हैं? बिल्कुल करना चाहिए सर। देखिए, स्कूल हर हाँ, देश की हाँ, या हर सोसाइटी हाँ, का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सही शुरुआत ही बात, वहीं से होती बिल्कुल है। सही बात। हम हो, आप हो, पढ़ लिख के यहाँ बैठे हुए हैं, जी। तो शिक्षा के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सही बात है। और अगर आप स्कूल लेवल से शुरुआत करते हाँ, हैं हाँ। तो इससे बड़ी पहल तो कुछ हो ही नहीं सकती है। सही बात है। स्कूल से बड़ा ऑप्शन तो है ही नहीं। हाँ। अगर हम वहीं से शुरू करते हैं, हाँ। जैसा कि आप कह हाँ। रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा और बहुत अच्छी बात होगी और बिल्कुल। बहुत बड़ा चेंज आएगा इससे। तो दोस्तों, बात यही है कि सजगता या अवेयरनेस, अपने पशुओं के प्रति आप जानते कितना है, नो योर एनिमल करके ऐसे कार्यक्रम अगर स्कूल्स कॉलेजेस में चलाए जाए, तो ये जो पशु पालना सिर्फ एक शौक नहीं रह जाएगा, आपका जो जुड़ाव है आपके पशु के साथ वो कहीं ज्यादा और आंतरिक हो जाएगा। दोस्तों, इन सब सवालों का जो धर्रा है, जो रवैया है, वो एक ही चीज को दर्शाता है कि जो इंटरेस्ट इस समय बढ़ रहा है पशुपालन के प्रति, उसमें अभी गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, उसकी वजह से बहुत बढ़ावा मिल रहा है। अचानक रैबिट फार्मिंग के ऊपर बड़ा काम चलने लगा है, जिन चीजों के ऊपर हम लोग, हाँ, गोट बहुत सारे फार्मिंग, पिग लोन्स भी फार्मिंग, गवर्नमेंट देने लगी है। पहले इतना हम लोग सुनते नहीं थे इसके विषय में। हम लोग के इसके ऊपर जो एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर बहुत लिमिटेड एक हम लोग के पास सोच थी या ज्ञान था, लेकिन आज उसमें ज्ञान बढ़ रहा है डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब, बात यही से एक बात आती है कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, वो इसमें कितनी रिलेवेंस रखती है? बिल्कुल सही बात कही आपने। जो हमारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो जी। हैं, वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कहीं इम्प्लीमेंटेशन 100% नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट उनको फंडिंग से करती है और बहुत सारे पशु प्रेमी उसमें एज ए वॉलंटियर्स वर्क करते हैं। कोई लालच नहीं उनका, कोई डॉग या जानवर सड़क पे पड़ा हुआ है, वो लोग कई बार उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जी जी जी। कई बार कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल दूर है, हाँ। तो नज़दीकी प्राइवेट क्लिनिक्स पे ले जाते सही हैं बात और है। उसमें अपनी जेब से पैसा खर्च करके उसका इलाज करा रहे हैं। तो सोसाइटी में चेंज आया है, जी। वॉलंटियर्स बहुत तादाद में बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में बढ़ रहे हैं। यही चेंज हमें और तेज़ी से बढ़ाना है। लोगों में पशुओं के प्रति अगर प्रेम बढ़ेगा, नेचर की चीज़ों के प्रति प्रेम बढ़ेगा, तो आपका डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कम होगा। और एक कहावत है सही कि बात जो है, कोई भी बिल्कुल सही। इकोसिस्टम है, हाँ। अगर जितनी ज़्यादा चेंज होंगी उतना ही वो स्टेबल माना जाता है, उतना बैलेंस उतना बैलेंस बिल्कुल बनता सही है। बात है, तो बिल्कुल अगर हम पशु, पेड़, पौधे ये सब हाँ, हटाएंगे, हाँ, हाँ, तो जैसे आज हो रहा है कि डिफॉरेस्टेशन रोकिए, हाँ, वही कल को होगा। आज पशु को मारोगे, पशु हटाओगे, तो कल उससे भी परेशानियां बढ़ेंगी। इकोसिस्टम जितना ही स्ट्रांग होगा, जितनी ज़्यादा चेंज होंगी। तो बेहतर है पशु पौधे सबसे प्रेम रखिए, उनकी वजह से ही हमको बहुत सारे फायदे होते हैं जो दिखते नहीं हैं। बहुत अहम बात आपने की। ये डिफॉरेस्टेशन इशू निकल रहा है, एक तरफ हम पशुपालन की बात करते हैं, एक तरफ हम कई ऐसे एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जो विलुप्त प्रजाति हैं, उनको हम लोग बचाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन उसी जगह पे जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या फॉरेस्ट के लैंड पर जो आज हम इंसानों का जितना ज़्यादा उसमें हम रुकावट बन रहे हैं उसको बढ़ते देने में, हम लोग देख रहे हैं कि जो जंगल के पशु हैं वो शहर की तरफ रुख कर लेते हैं। आए दिन हम लोग आजकल यूट्यूब के रील पर या न्यूज़ पे हम लोग सुनते हैं कि तेंदुए जो है वो शहर की तरफ रुख कर रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं। मुंबई जैसा एक, सोचिए, हमारे देश का आर्थिक कैपिटल, आर्थिक राजधानी कह जाने वाली जगह, वहां पे तेंदुओं का बहुत ज्यादा अटैक सुनने में आता है।
लखनऊ तक पता चलता है कि शेर पहुंच जा रहा है, लखीमपुर होता हुआ एक शेर यहां तक मिला। इन सब चीजों के पीछे कारण डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन है। बहुत बड़ा रीजन है और डिफॉरेस्टेशन। तो डॉक्टर इवन साहब, बहुत सारी स्पीसीज इंडेंजर्ड हुई, कुछ एस्केप कर गई, वो बिल्कुल सही बात उसका है। भी रीजन यही सब है। हम नेचर की चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हाँ, और फिर हम हाँ, परेशान हो रहे हैं हाँ, कि पोल्यूशन क्यों बढ़ गया, बीमारियां क्यों बढ़ गई, चीज़ें क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, फिर हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। तो इसमें अगर अज्ञानता एक बहुत बड़ा कारण बहुत है, बड़ा का बहुत अगर बड़ा कारण। अवेयरनेस बढ़ेगी, जैसे आज हाँ, पौधे के लोग जागरूक हुए हैं, प्लांटेशन बढ़ा है, तो अगर ये चीज़ें बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इसका फायदा मिलेगा, बहुत बिल्कुल बढ़िया मिलेगा। मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, दो बातें तो क्लियर हो गई कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की भी और ज्यादा दरकार है, सरकारी इनिशिएटिव्स की दरकार भी उतनी ज्यादा है। कोशिश ये होनी चाहिए कि सीएसआर के माध्यम से अगर इन प्रोजेक्ट्स को अगर बढ़ावा मिलता है तो हम देखेंगे कि देश में एक बहुत बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं। अफॉरेस्टेशन के नाम पर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं जहां पे कहा जाता है कि एक पेड़ के बदले 100 पेड़ लगाए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवरेज है, जो ग्रीन कवरेज है, वो कम हो रहा है, तो वो चिंता का विषय है। अब डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम बात, घरों में पलने वाले पशु के वजह से होने वाली बीमारियों में सबसे एक अहम बात है रेबीज। अभी हाल ही में एक आपने अखबार में शायद पढ़ा होगा कि एक बच्चे को शायद एक कुत्ते ने काट लिया था, जिस बात को उसने अपने माता पिता को डर से नहीं बताया, और अंततः रेबीज की वजह से उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। बड़ी बहुत ही दुखद है घटना थी जी, बहुत ही दुखद घटना थी उस पेरेंट्स के लिए, कि नहीं सबके लिए बहुत ही डॉक्टर दुखद साहब, घटना थी। इसको जो कैसे रोकें, डिजीज और इस डिजीज के बारे में थोड़ा बताएं, कैसे करके पेरेंट्स इसके ऊपर चेक रख सकते हैं, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, रेबीज एक जानलेवा बीमारी है जी, इसकी में भी कई बार क्या होता है, किसी भी एनिमल को, हाँ, जितने भी मैमल्स हैं, हाँ, उन सबको रेबीज हो सकता है। डॉग ही नहीं, हमारा वाइल्ड एनिमल्स में जैसे हमारा मंकी है, हाँ, हाँ, कैट है, डॉग है, जो भी हमारे मैमल्स हैं, उन सबको रेबीज वायरस होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, अच्छा, पैदाइशी किसी भी के अंदर रेबीज वायरस नहीं होता है। कोई भी रेबीज इन्फेक्टेड एनिमल हाँ, दूसरे को काटेगा, जनरली इसी तरह फैलता है। राइट, एरोसॉल इन्फेक्शन सलाइवा से या खाने पीने से बहुत कम फैलता है, राइट। जनरली बाइट के थ्रू ही ये इन्फेक्शन फैलता है। लेकिन क्या ये उन जानवरों में भी होता है जो जिसकी पैदाइश भी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में घर ही पे ब्रीडिंग के द्वारा हुई, उसके बावजूद भी क्या वो जानवर रेबीज कैच कर सकता है, जबकि वो बाहर बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है, बाहरी एनवायरनमेंट से नहीं मिल रहा है, क्या तब भी वो जानवर रेबीज एक्वायर कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि रेबीज जो बीमारी है उसको एलिमिनेट करने के लिए ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। अच्छा। हमारे पास सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वैक्सीनेशन। जी, तो जब भी आप कोई भी पशु पाल रहे हैं, हाँ, हाँ, कोशिश करिए कि उसको प्रॉपरली वैक्सीनेट कराइए और हर साल वैक्सीनेट कराते रहिए। अच्छा, जो डॉग बाइट हुई, अगर वो डॉग वैक्सीनेटेड रहा होता, हाँ, तो वो उसको रेबीज नहीं होता। तो अच्छा, अगर वो किसी को काट भी लेता, खुदा ना खास्ता, कई बार हम पशु पालते हैं घर में, किसी वजह से कई बार हमें भी दांत लग जाते हैं, हाँ, तो अगर हमारा पेट फुल्ली वैक्सीनेटेड है हाँ, तो उसके अंदर बीमारी आएगी ही नहीं। ना, तो जब आएगी ही नहीं तो हमें भी नहीं होगी। तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस पार्ट निकल के आ रहा है वैक्सीनेशन है। जो हमारे स्ट्रीट एनिमल है उसमें जिम्मेदारी नगर निगम की है, एनजीओ की है, उसको प्रॉपर्ली वैक्सीनेट करिए। कई बार ये भी होता है कि जब वो लोग वैक्सीनेशन करने जाते हैं और एनिमल्स को पकड़ने जाते हैं, तो सोसाइटी में कुछ लोग अवेयरनेस नहीं है, खड़े हो जाते हैं कि आप क्यों लेके जा रहे हैं, उनसे झगड़ा करने लगते हैं, फिर वो नहीं ले जा पाते। हम भी कहीं ना कहीं उसमें जिम्मेदार हैं। तो ये अवेयरनेस फैलानी है कि भाई वो क्रुएल्टी के लिए नहीं ले जा रहे हैं। कई बार उनका पकड़ने का तरीका थोड़ा सा आपको लगेगा क्रुएल है, बट कैसे पकड़ेंगे, वो डॉग कैचर से पकड़ते हैं, फिर वो ले जाके उनको स्टरलाइज कर रहे हैं, उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं। यही तरीका है, इसी चीज़ को आगे बढ़ाना है। कई बार हमारा जो पेट ओनर है, बचपन में वैक्सीन लगवा लिया, उसके बाद नहीं लगवाते हैं, पूछो तो बोलते हैं वैक्सीन में तो लगवाए थे। ऐसा नहीं है, हर साल एनुअल रिपीटेशन जरूरी है। सही बात है। तो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर जितना भी पेट ओनर है हर साल अपने पेट्स को वैक्सीनेट कराए। जो घटना है उसमें बहुत दुखद बात थी कि वो पेट वैक्सीनेटेड नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं पेट पेरेंट की जिम्मेदारी थी। अगर हम वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल 100% फॉलो करेंगे तो ये सारी समस्याएं अपने आप कम हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी। दूसरा, बच्चों से थोड़ा सा हम फ्रेंडली रहें कि कुछ अगर उसके साथ होता है तो घर पे आके हमें बताए। बहुत ज़्यादा अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। दूसरा, सोसाइटी के लोग, एनजीओ के लोग या गवर्नमेंट फंडिंग बहुत है, बट
इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा पुअर है, और कई बार क्या होता है सोसाइटी खुद आके खड़ी हो जाती है कि मत ले जाइए, झगड़ा करने लगते हैं। तो ये चीज़ें जब तक हटेंगी नहीं और वैक्सीनेशन 100% फॉलो नहीं होगा, सही बात है, तो रेबीज़ नहीं जाएगा, और रेबीज़ हो रहेगा तो फिर हमें भी होगा। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो रेबीज़ फ्री हैं, जापान है, न्यूजीलैंड है, और 2-3 और कंट्री हैं जहाँ पे ये बिल्कुल ही नहीं है, 100% इरेडिकेटेड है। हमारी कंट्री में अभी ये प्रॉब्लम है क्योंकि मास पॉपुलेशन भी है, और दूसरा हमारा वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल 100% कई बार फॉलो नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, आज बहुत सारी बातें की हम लोगों ने करियर के विषय में जाना, पशुपालन के विषय में छोटी मोटी बातें भी हम लोगों ने जानी। घर पे अगर आप पशु पालते हैं तो किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, इस विषय में भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें इतना सारा टाइम दिया, आपने हमारे दर्शकों को इतनी ज्यादा ज्ञान की बातें बताई जो पशु के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर दिवाकर सिंह, बहुत ही जाने माने वेटनरी डॉक्टर। इनका अगर आप क्लिनिक अगर जानना चाहते हैं तो द विक्टोरिया पेट हट नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो गोमती नगर के इलाके में, लखनऊ में स्थित आपको ये क्लिनिक आपको मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत क्लिनिक है, यहाँ पे कई प्रकार की सुविधाएं आपको उपलब्ध है। साथ ही में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आज जो बात हो रही थी उसमें एक सबसे अहम बात जो जुड़ी थी वो था कि वेटनरी से रिलेटेड जो नॉलेज है या वेटनरी से रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो सिर्फ और सिर्फ आपको बीवीएससी या एमवीएससी करने के लिए नहीं है। अगर आपके घर में पशु पल रहा है तो आपको उसके स्वास्थ्य की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप अपने पशु के साथ कोएग्जिस्ट करना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, तो माहौल ऐसे बनाने पड़ेंगे ताकि वो पशु भी सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहें। छुटपुट होने वाली ये जो घटनाएं हैं जिसकी वजह से जानो माल का नुकसान हो जाता है, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह एक ही होती है कि हम पशुओं के बारे में जागरूक नहीं है। डॉक्टर साहब ने एक और अहम बात बताई, ये जो हम लोग रोकथाम पैदा कर देते हैं, जब जानवर पकड़ने के लिए म्युनिसिपल की गाड़ियां आती हैं, हमको लगता है कि हम जानवरों के प्रति होने वाले जो निर्दयता है उसको रोकने जा रहे हैं। तो जी नहीं, वो निर्दयी लोग नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो पशु को ले जाके वो कहीं मार देंगे या उसको टॉर्चर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। वो उसको वैक्सीनेट करने के लिए ले जाते हैं, वो उसको एक सेफ एनवायरनमेंट प्रदान करने के लिए जाते हैं। और ज़्यादातर केसेस में जो प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि उन जानवरों को उन्हीं चिन्हित एरिया में छोड़ा जाता है, क्योंकि इतनी बात स्पेशलिस्ट भी समझते हैं कि वो पशु एक नए एरिया में शायद नहीं जी पाएंगे। लेकिन दोस्तों, बात यही है कि कृपया अपने आसपास के जो पर्यावरण है, आपके साथ जो पर्यावरण में जी रहे हैं, जो आपकी जो संगी पशु हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। खैर, अगर आपको पशुपालन के विषय में कोई भी और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। और आपको पता है कि हम बार बार अपने नीचे दिए गए व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट और अपने नंबर्स पर हम हमेशा आपका फीडबैक चाहते हैं, आपसे और प्रश्न चाहते हैं, ताकि हम आगे के जो एपिसोड्स हैं उसको उसी तरीके से डिजाइन कर सकें। उसके अलावा भी अगर करियर से लेके आपको कोई भी किसी प्रकार की परेशानी है या मन में कोई जिज्ञासा है तो आप हम तक जरूर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रयास के साथ कि हम आपके ज्ञानवर्धन में बिल्कुल लगे रहेंगे, तो आप हमसे जुड़ना ना भूलिएगा। आपको पता है कौन सा शो, करियर काउच विद शुभांकर, हर रविवार रात 9 बजे देखना ना भूलिएगा, ओनली ऑन प्राइम टीवी।